नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था उसमें आगे का पार्ट देखेंगे। इसके पीछे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ये सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप वो देखते हुए आ रहे होंगे, तो आपको आज की बात जारी समझ आएगी। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में बहुत बारीक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इक्वेशन हमारी किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पर ही लागू होती है, उसके जगह आइडेंटिटी जो होती है ये हर वैल्यू पर लागू होती है। जैसे आप अलजेब्रा में आइडेंटिटीज पढ़ते हुए आते हैं, मैंने पीछे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पूरा वीडियो भी बना रखा है, उसमें अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले कवर करे हैं कि कैसे वो बनते हैं, कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। आप वो वीडियो भी जरूर से देख लीजिएगा, आई बटन पर उसका लिंक बन करके आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि हर वैल्यू पर चीज लागू होगी। जैसे हम वहां देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या निकल कर आता है इसका रिजल्ट? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए और बी की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, ये सब पर लागू होगा कि चाहे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से या राइट हैंड साइड की तरफ से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करें। ये बात हो गई आइडेंटिटी। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पर लागू होती है। जैसे आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखिए जो इक्वेशन बन कर आ जाती है, जैसे मान लीजिए 3x² + 2y = 7, इस तरीके से कुछ बनकर आ जाता है। तो वहां पर x और y की कोई वैल्यू निकल कर आती है, वही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्या मतलब हुआ? इक्वेशन स्पेसिफिक वैल्यू पर सॉल्व होती है, आइडेंटिटीज हर वैल्यू पर सॉल्व होती है। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। तो ये इस तरीके की आइडेंटिटीज होंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं, यानी कि ऐसी आइडेंटिटियां जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया जाता है। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये सब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीछे पढ़ के आ रहे हैं, उन्हीं से कुछ आइडेंटिटी बनेंगी। आइडेंटिटी है इसलिए ये उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी एंगल डिग्री का हो उस पर ये लागू होगी। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम एंगल ए को अगर कंसीडर करें सिर्फ और सिर्फ, तो एंगल ए की वजह से आप कहेंगे सर इसके अपोजिट वाली साइड बी सी, साइड अपोजिट टू एंगल ए या फिर परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसके बगल वाली साइड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या फिर बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारी क्या होती है? फिक्स्ड। ठीक है, ये हो गए साइड कैसे पहचानी जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। यानी कि अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? ए सी का स्क्वायर। या फिर सीधे सीधे बात समझिए तो ए बी यानी कि बेस का स्क्वायर, बीसी यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एसी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसी बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वही सेम बात ये लिखी हुई है। तो अगर आप इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 हमारी, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन सेम रखेंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है हमारी लागू होगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का डिवीजन करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर का डिवीजन करेंगे और एक बार बेस के स्क्वायर का डिवीजन करेंगे। उनसे कुछ रिजल्ट निकल कर आएंगे, फिर उनको डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है इसको हम लोग किससे डिवीजन कर देते हैं? पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दिया जाए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। डिवाइड 1 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे यहाँ पर? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैसे निकल कर आएगा? AB का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा AC का स्क्वायर, उससे डिवीजन करें प्लस आ जाएगा यहाँ पर BC का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन
AC का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। पूरी इस वाली फर्स्ट वाली बात को हमने AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड हर टर्म में होगा। अब जब आप इसको करेंगे तो इसको हम और स्पेसिफिकली कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का पूरे का स्क्वायर। जस्ट मैंने ये स्क्वायर बाहर भेज दिया है। सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में वाली बात आती है, एक्सपोनेंट जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें बातें डिटेल में बताई जाएंगी। फिर यहाँ पर सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि BC अपॉन AC इसका पूरे का स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखा जा सकता है कि AC अपॉन AC और पूरे का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या होता है, अगर यहां से हम कहेंगे AB अपॉन AC, तो आप कहेंगे सर AB अपॉन AC, यानी कि क्या इसको हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल समझी जा सकती है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? तो आप कहेंगे कि सर cos A वाली बात जो हमारी होती है इसका स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बात समझ में आ गई तो आप सारी आइडेंटिटी आराम से बना ले जाएंगे, रटने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए AB अपॉन AC फिगर के अनुसार एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, तो AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, और उसकी वजह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी पूरी बात की जगह AB अपॉन AC की जगह मैंने लिख दिया cos A और उसका स्क्वायर एज इट इज। आगे प्लस का साइन BC अपॉन AC, तो आप कहेंगे सर एंगल A की वजह से BC अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसको लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे सर साइन A लिख दीजिए, इसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर एज इट इज यहां उतर गया, इज इक्वल टू AC से AC तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, तो पूरी बात जो हमारे पास निकल कर आई वो क्या निकल कर आई यहां से, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी ये है, इसको आप लोग साफ साफ नोट कर लीजिएगा। आई होप जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो बात आपको समझ में आ गई होगी। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो रिजल्ट निकला था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रिजल्ट हम यहाँ नोट करते चलेंगे। बाकी मैंने सब बात मिटाई है, लेकिन ये वाली कोई भी बात नहीं मिटाई। इसका मतलब यही जो पहली वाली हमारी इक्वेशन बनकर आई थी, इसमें हम लोग अभी किससे डिवीजन करे थे? अभी हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवीजन किया था। अब हम लोग बेस के स्क्वायर से डिवीजन करते हैं, तो बेस इसमें एंगल ए की वजह से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, यानी कि इसमें हम लोग AB के स्क्वायर का डिवीजन दे देते हैं। किस वाली बात में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैसे बात बन जाएगी ये, AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, इसमें भी डिवीजन लग जाएगा, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। पूरी बात में हमने किसका डिवीजन कर दिया है? AB के स्क्वायर का डिवीजन कर दिया है। अब इसको फिर से और डिटेल में लिखना चाहे तो हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, AB अपॉन AB पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए AB तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे, तो क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB, एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं तो BC अपॉन AB क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यानी BC अपॉन AB की जगह हम क्या लिख सकते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर tan A का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर एज इट इज उतार दिया, इज इक्वल टू, अब क्या बात है, AC अपॉन AB, एंगल A की वजह से AC हाइपोटेन्यूज, AB बेस, यानी कि AC अपॉन AB की जगह हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस भी तो लिख सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमारा क्या हो जाता है, सेक। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, सेक A का स्क्वायर, यानी कि इस पूरी बात को अगर हम फाइनली लिखें तो क्या निकल कर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। अगली आइडेंटिटी जो है हमारी वो ये है, दो आइडेंटिटी हमने सॉल्व करा दी, इनको प्रॉपर आप साफ साफ लिख लीजिएगा। अब फिर से देखिए हमने यहाँ पर अपना जो रिजल्ट निकल कर आई थी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहाँ लिख दी है। अब हम लोग एक बार इसको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं,
एक बार इसको हम लोग बेस के स्क्वायर से डिवीजन कर चुके हैं, अब किससे इसको डिवीजन करना है, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, यानी कि इस पूरी बात को हम लोग बीसी के स्क्वायर से डिवीजन कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिवीजन करेंगे तो कैसे होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर। ठीक है, पूरी बात को हमने किससे डिवीजन कर दिया है, बीसी के स्क्वायर से, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। अब इसको और स्पेसिफिकली कैसे लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर ए बी अपॉन बीसी पूरे का स्क्वायर प्लस बीसी अपॉन बीसी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी पूरे का स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग बात समझ भी गए होंगे ये चीजें कैसे बनती हैं। तो ए बी अपॉन बीसी, एंगल ए को कंसीडर करते हुए ए बी अपॉन बीसी क्या दिख रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इस जगह हम ए बी अपॉन बीसी की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी रख सकते थे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉट ए इसका स्क्वायर प्लस बीसी से बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 का स्क्वायर, AC अपॉन BC, एंगल A को कंसीडर करते हुए AC हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन BC हमारा जो है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि जो AC अपॉन BC है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, आप कहेंगे सर कोसेक A इसका स्क्वायर। अब अगर हम इसको प्रॉपर्ली लिख दे तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, cot स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी हमारी जो है वो ये होती है। तीनों आइडेंटिटी मैंने आपको बना करके दिखा दी है, इसको भी साफ साफ नोट कर लीजिएगा, मैं इसको वहां पर लिख देता हूं। आप देखिए ये तो हो गई हमारी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी बनती कैसी है ये मैंने पीछे आपको सिखा दिया है, एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, देखिए कि कितना इजी है ये। बस जस्ट पाइथागोरस थ्योरम एक बार हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवीजन कर दीजिए, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवीजन कर दीजिए, एक बार बेस के स्क्वायर से डिवीजन कर दीजिए, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी निकल कर आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए इसी को और तरीके से भी लिखा होता है, कई जगह आप देखते हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो हमने पढ़ी नहीं थी, वो इन्हीं से बनती है। जैसे मैं अगर इस पहली वाली आइडेंटिटी की बात करता हूँ तो ये कैसे कैसे लिखी जाएगी, एक तो ये लिखी जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक बार हम कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पहली ये बात निकल कर आई, एक तो ये है ही है, एक ये एक ये, इस बार साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं, दूसरी बात हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है कुछ नहीं, जस्ट यही बात है, इधर उधर चीजों को करा गया तो बन रही है। तो आपको समझ में आ गया कि इससे क्या बन सकती है, दो और तरीके से बन सकता है, एक तो ये तरीका बन ही सकता है बिल्कुल सामने। अगला देखिए यहाँ पर इस वाले में देखिए क्या क्या बन सकता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, एक तो ये बनेगा, टेन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो एक क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर ए, या फिर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, टेन स्क्वायर को इधर ही रखते हैं तो एक और बन जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। जस्ट हमने इधर उधर चीजें करी हैं, आप समझ पा रहे हो, कुछ कठिन काम नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन क्या होता है बुक में कई बार ये सब लिखी हुई दिखती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली पढ़ी थी सर, ये कहां से आई, उसी से बनती है। ठीक, एक ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, एक बार टेन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, एक बार 1 को उधर भेज दिया तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस 1। अब तीसरी देख लेते हैं, इससे दो बन गई, एक यही है। अब इस वाले को देख लेते हैं, तीसरी वाली जो हमारी आइडेंटिटी थी, 1 को उधर भेज दिया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है माइनस 1, एक रिजल्ट है। एक बार कॉट स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा दूसरा, 1 इज इक्वल टू
cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, या ये ऐसे भी लिखा रहता है कई जगह cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है अपने साथ साथ ये जो तीन तरीके हैं इनके साथ साथ ये भी आपको लिखे हुए दिख सकते हैं। कैसे निकले हैं? इजी है, आप लोग भी एक बार इसको निकाल कर ट्राई कीजिएगा और इसको साफ साफ नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब देखिए फिर से इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमको कुछ बातें और सीखनी है। क्या सीखनी है? अब है तो ये आइडेंटिटी, ये इसके एंगल ए की कोई भी वैल्यू पर लागू होंगी, लेकिन आपको एक बात समझना है कि अगर किसी भी जगह पर ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब अगर ये किसी भी जगह पर नॉट डिफाइंड हो जाते हैं यानी कि इनफाइनाइट हो जाते हैं तो ये बात लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो क्या कभी भी जोड़ने पर ये 1 हो पाएगा, या फिर नॉट डिफाइंड हो गई तो कभी भी जोड़ने पर 1 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये वाली बात कब तक लागू होगी। तो ये वाली बात कब तक लागू होगी? जब तक ए हमारा जो है क्या कभी भी साइन और कॉस नॉट डिफाइंड होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, आपने भी पीछे क्लास में बताया था कि साइन और कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में वैरी करती है। इसका मतलब ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता। तो या फिर यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो ए की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी या 0 तक, किससे छोटी? 90 तक या 90 से छोटी, इसके बीच में कहीं पर भी होगी तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आसानी से लागू हो जाएगा। इसको कैसे रीड करते हैं? इसको पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मतलब होता है इसका? ए की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ी होगी, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटी होगी, यानी कि 0 1 2 करते हुए 89 90 तक ये बात जा सकती है। तब तक ये वाली बात पूरी आसानी से लागू होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि tan स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए, यहाँ पर दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये दो वेरिएबल हैं, ये क्या कभी भी नॉट डिफाइंड होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 90 डिग्री पर हमारा tan ए भी नॉट डिफाइंड है और 90 डिग्री पर हमारा sec ए भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कैसे? पीछे मैंने बात करी थी, साथ साथ सोचने की कोशिश करिएगा। 90 डिग्री मैंने जो आपको बता रखा है वहां पर आपने सब पढ़ा होगा, आई होप, तब आप ये वाली बात समझ पाएंगे। 90 डिग्री में हमारी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगी, बेस एकदम खत्म हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 1, बेस की वैल्यू 0। tan a यानी कि tan अगर 90 डिग्री हो जाएगा a की जगह पर तो 1/0 नॉट डिफाइंड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/0। सिमिलरली sec a हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 1 बेस 0, ये भी नॉट डिफाइंड। यानी कि इसमें एंगल a कितना होना चाहिए? तो इसमें हमारा जो a है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, लेकिन कहां तक? 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा। आई होप ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे। बस आपको ये समझना है कि जहां पर नॉट डिफाइंड आएगा वहां पर ये बात नहीं लागू होगी, इतने डिग्री तक वैल्यू रहेगी तो बात बन जाएगी। अगला वाला देखते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है cot स्क्वायर है और cosec स्क्वायर है, ये किस पर नॉट डिफाइंड होते हैं? तो ये 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होते हैं। रटे होंगे तो हो सकता है भूल गए, लेकिन एक बार को जैसे मैंने पढ़ाया उस तरीके से इमेजिन करके देखिए। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर है, परपेंडिकुलर खत्म। हाइपोटेन्यूज और बेस 1 1, परपेंडिकुलर वैल्यू 0। ठीक, cot a क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक, सिमिलरली cosec a हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 1 परपेंडिकुलर 0 नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये वाली बात कहां पर लागू नहीं होगी? 0 डिग्री पर, यानी कि यहां पर a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी? 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री तक होनी चाहिए। ये बात जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोग इस चीज को बताते नहीं है, वो बस आइडेंटिटी बता देते हैं। आइडेंटिटी के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि कहां तक इसमें एंगल ए की वैल्यू हमारी होगी तो ये बात लागू होगी। अच्छा, इसमें नहीं घबराना है कि कई जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा रहेगा, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा, या cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा। ये मैंने पीछे ही बताया है, ये एंगल मेजर करने का तरीका है। अब जैसे मैंने जो ट्रायंगल बनाया था उसमें एंगल ए को मेजर किया था, सी के हिसाब से सारे लिखे होते थे, यहाँ पर cot स्क्वायर सी प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर सी आ जाता। उसी तरीके से अगर कोई थीटा में मेजर कर रहा है, यानी कि 10 डिग्री 20 डिग्री जितना भी थीटा की वैल्यू होगी,
तो उस हिसाब से वहां पर थीटा के साथ उनको लिखा हुआ देखेंगे आप। ठीक, आई होप ये वाली बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपने इस सेशन को देखा है, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, आपको जो चीजें आपने देखी है वो अच्छी लगी हैं, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से शेयर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।